हाय, माय सेल्फ निशांत। आज हम आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कंटिन्यूटी में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जो एसिमेट्रिसिटी होती है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि जब भी आप किसी मेटल को गर्म करते हो तो उसके एटम्स में वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाता है, और मेटल के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होते हैं दे आर ग्रेटर देन द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जिसके चलते उनकी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम इंक्रीज होती जाती है। किसी भी आइसोट्रोपिक सॉलिड मींस ऐसा सॉलिड जिसकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम है, तो उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होगा इट इज सिमिलर टू द फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। और ये एक वजह है कि एक्सपेंशन ऑफ होलो एज वेल एज सॉलिड स्फीयर इज सेम इफ दे आर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम मटेरियल एंड आर सब्जेक्टेड टू द सेम टेम्परेचर चेंज। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए, इसी पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड यानी जिनका की सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम है। यहां पर मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिखाया, सॉलिड स्फीयर जिसको मैंने ब्लैक से दिखाया है, एक आपको होलो स्फीयर जिसको मैंने व्हाइट से दिखाया है। यदि उनकी रेडियस सेम हो इनिशियल, उनका मटेरियल सेम हो और दोनों को ही सेम टेंपरेचर चेंज से पास होना हो, तो दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बिल्कुल सेम होगा, जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट से मेरा मतलब ये है, जरा देखिएगा इस तरह से कि मैंने दो स्फीयर बना लिए, एक सॉलिड है और एक आपका होलो है। अब मैं इसको देखिए दोनों को एनलार्ज करता हूं, ये देखिए। तो यदि थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वेदर इट इज सॉलिड, तो ये ब्लैक वाला तो मैं सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये वाला मैं होलो को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दोनों का एनलार्जमेंट सेम होगा। जस्ट इसके बाद वाला एग्जांपल में हुआ क्या कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके का। अब यदि मैं इसको चाहे इलाज करूं या कॉन्ट्रैक्ट करूं, ये जो गैप है देखिए इलाज करने पे बढ़ता चला जाएगा, ये तो मैक्सिमम हो गया। मैं इसको रिड्यूस करूं तो पूरा शेप नीचे जा रहा है और गैप भी रिड्यूस हो रहा है। यदि मैं इसको इलाज करता, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, तो उस केस में ये जो गैप है वो भी बढ़ता चला जाएगा। वैसे वैसे यदि मैं किन्हीं दो लाइन के बीच के एंगल की बात करूं, ये देखिएगा ये दो लाइन के बीच का एंगल है, यदि ये थर्मल एक्सपेंशन से गुजरे हैं यानी फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट से गुजरे हैं, तो जरा देखिएगा लाइन का साइज बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल जो एंगल है वो आपका सिमिलर बना रहेगा। सो थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अब मैं बेसिक थ्योरी की तरफ फिर से आता हूं। तो द गैप ऑफ रिंग विल इंक्रीज इफ इट इज हीटेड। तो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको ग्रीन बोर्ड पे दिखाया था कि यदि मैं इसका थर्मल एक्सपेंशन करूं तो ये आपका जो गैप है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। तो कई सारे न्यूमेरिकल करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त हम इसको यदि फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह भी, जैसे कि आजकल आप मोबाइल में जूम का फीचर इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके से भी थर्मल एक्सपेंशन को समझा जा सकता है, जस्ट फॉर द ट्रिक। अदरवाइज मेन थ्योरी तो ये एप्लीकेबल है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो तीन तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यानी 1D, 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से काम करेगा वो जरा यहां पर देखिए। तो लीनियर एक्सपेंशन यानी कि 1D ऑब्जेक्ट के लिए हम बात करें तो हमने यहां पर एक पतली सी मेटल की बनी हुई रॉड लेनी है, जहां पर उसका अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जो कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। L1 उसका इनिशियल लेंथ है जब टेंपरेचर T1 था, और L2 उसकी फाइनल लेंथ है जब T2 टेंपरेचर था। तो जब टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम T1 टू T2, द न्यू लेंथ और ओल्ड लेंथ के बीच में आपका ये रिलेशन होगा कि L2 इक्वल टू L1 ब्रैकेट शुरू 1 प्लस अल्फा इनटू राइज इन टेंपरेचर यानी कि T2 माइनस T1। तो ये कहानी की 1D ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम आते हैं 2D ऑब्जेक्ट के लिए। अब 2D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे भाई, एक तो ये 1D इस डायरेक्शन में, एक 1D उस डायरेक्शन में। तो 2D ऑब्जेक्ट में
जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वहां पर एरिया में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो तरफ डायमेंशन है इसकी। तो न्यू एरिया एट T2 टेम्परेचर इक्वल टू ओल्ड एरिया एट T1 टेम्परेचर, बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन विल बी हियर बीटा। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा लिया था, हम यहाँ पे बीटा ले रहे हैं, और बीटा और अल्फा के बीच में ये रिलेशन आया, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फा, क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, इसमें आपकी दो डायमेंशन है। अब हम आते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के पास। वॉल्यूम एक्सपेंशन में थ्री डायमेंशन होंगी, तो थ्री डायमेंशन होंगी किस तरीके से, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन इस तरीके। तो इसका तीन तरफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, और उस वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम इस फॉर्म में दिखाएंगे कि न्यू वॉल्यूम एट T2 टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम एट T1 टेम्परेचर, ब्रैकेट शुरू 1 प्लस गामा एंड मल्टीप्लाइड बाय द राइजिंग टेम्परेचर, where gamma is coefficient of volume expansion। तो इस तरीके से जिस तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ, whether it is 1D or it is 2D or the three dimensional object, उसी तरीके से उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, whether it is linear or it is aerial or it is volume expansion। कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है, whether it is linear और एरियल और वॉल्यूम, उनकी जो ऐसा यूनिट आएगी वो 1 बाई केल्विन आएगी। उस 1 बाई केल्विन को हम लिखेंगे K की पावर -1, क्योंकि अभी भी आपने देख लिया जो उसका फॉर्मूला बना उसमें वो क्या कह रहा था, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इस तरह का आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो आपका क्या फॉर्मूला था, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा, इस तरह का फॉर्मूला बना। अब मुझे क्या करना है, अल्फा की यूनिट या डायमेंशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा के लिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा। तो अल्फा के लिए रीअरेंज करने पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय L1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। अब ऊपर भी लाइन का डिफरेंस, नीचे भी लाइन, तो ये आपकी एक यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी जनरेट करेगा। तो फाइनली अल्फा जो होगा वो टेम्परेचर के रेसिप्रोकल जैसा रिलेशन जनरेट करेगा। तो टेम्परेचर का रेसिप्रोकल है, टेम्परेचर को फिजिक्स में क्या केल्विन में मेजर करते हैं, ऐसा ही यूनिट तो उसकी वही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/k, और 1/k को हम कैसे लिखेंगे, K की पावर -1। और सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर द डायमेंशन, क्योंकि मास लेंथ टाइम तो उसमें आया ही नहीं, सिर्फ टेम्परेचर आया है, तो टेम्परेचर की ऐसे यूनिट अपन केल्विन में लेते हैं, इसलिए अपन ने डायमेंशन के अंदर सिर्फ K-1 लिखा। तो ये दोनों चीजें, वेदर इट इज यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एज वेल एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम आते हैं इसके काम का एक फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल चेंज और द परसेंटेज चेंज। तो मैं तीनों का परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले यहां बढ़िया से डिजाइन में तैयार आपके सामने। ये ग्रीन कलर के क्लाउड है, आज वैसे भी गुड़गांव में वेदर बहुत फॉग वाला है, बहुत क्लाउड्स हैं, सन निकल नहीं रहा है पिछले 3-4 दिन से, तो 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, सुबह के टाइम में ये हालत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक क्लाउड दिखा दी है। तो सबसे पहले लेंथ के पास ही आते हैं। तो लेंथ में भी हम जाके देखें, तो ये क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, है ना, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन छूट गई। तो del L by L इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब del L by L क्या होगा आपका, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक, परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहे तो बेस को 100 बना लो। अरे परसेंटेज क्या है, बेस को 100 बनाना या 100 से डिवाइड करना। तो ये बात की आपकी परसेंटेज चेंज इन लेंथ की। एरिया यहां पर आपको दिख ही रहा है, परसेंटेज और द फ्रैक्शन चेंजिंग एरिया कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली ऊपर चेंजिंग एरिया डिवाइड बाय नीचे ओरिजिनल एरिया इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, और बीटा को हम फिर ट्वाइस अल्फा लिख लेंगे। ये आपका क्या है, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज, तो गामा डेल्टा टी।
काम की बात बताते हैं बस। तो काम की बात बस इतनी सी है कि डेल एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा डेल्टा टी है चेंजिंग टेम्परेचर, जो आपकी मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा में निकालो, ठीक है। ये चेंजिंग टेम्परेचर है। तो ये क्या होगा आपका फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ आ जाएगा। फिर यदि परसेंटेज चेंज इन एरिया चाहिए तो दैट विल बी बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कई बुक में आपको डेल्टा थीटा भी मिल जाएगा जैसे आपकी इच्छा। तो बीटा आपका कोई कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर। और फाइनली डेल्टा बी बाय बी यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। तो सिमिलर फॉर्म है, बस यहां पे अल्फा बीटा गामा आ जाता है एज पर एरियल और द वॉल्यूम। तो मैं साइड रख जाता हूं, एक बार आप उस पर अपनी नजर डाल लें। चलिए हम वहीं पर आ गए। बोर्ड का मैनेजमेंट भी पढ़ाने की तरह ही बड़ा स्किलफुल टास्क होता है, क्योंकि हम भी यहाँ पर कई बार सॉफ्टवेयर बदलते हैं तो हमको भी कई चीजें नई सीखनी पड़ती हैं। जैसे पहले तो मैं स्लाइड बदलने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करता था, कुछ लोग एक की इस्तेमाल करते हैं रिमोट की, हम तो उसको सिर्फ टच करके इसको तो अभी टच करेंगे, नई चीजें करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस पढ़ाते हैं। क्योंकि अब मेटल के अंदर टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, तो मान लीजिए वैसा कोई मेटल आपने अपनी सीलिंग पे डाल रखा है या उसका बीम है, तो जब भी गर्मी बढ़ेगी या हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होगा तो वो मेटल रॉड को एक्सपेंड करना चाहिए, पर कर नहीं सकती क्योंकि उसके जो दोनों फार एंड है वो बॉन्डेड है, फ्री एक्सपेंशन तो नहीं है ना। जैसे ट्रेन की पटरी में तो क्या होता है, हर दो पटरी के बीच में एक छोटा सा गैप लगा छोड़ करके फिश प्लेट लगा दी जाती है। तो जब जून की गर्मी में उनमें मेटल में एक्सपेंशन होगा तब भी वो जो छोटा सा गैप है वो इसको केयर कर लेता है, और यदि वो गैप नहीं छोड़ते तो फिर पटरियां टेढ़ी मेढ़ी बज जाती हैं, ठीक है। और यहां पर हमने गैप नहीं छोड़ा, उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई मेटल रॉड है जो कि उसके एंड्स पर किसी फिक्स्ड रिजिडली फिक्स की गई है। अब रिजिडली फिक्स की गई है तो भाई उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता। अब मेटल रॉड तो थर्मल की वजह से बढ़ना चाहती है, पर आपने बढ़ने नहीं दिया तो उसके अंदर क्या स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो ये सिचुएशन है इस तरीके की कि भाई ये फिक्स एंड हो गए आपके, तो इसको ये फिक्स एंड हो गए, उसके बीच में आपने इस तरीके की ये ब्लू कलर की जो है वो मेटल रॉड फिक्स कर दी, और इस पूरे अटैचमेंट को आप एक चेंजिंग टेम्परेचर से सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो रॉड एक्सपेंड होना चाहती है पर हो नहीं पाई क्योंकि फिक्स एंड थे दोनों तरफ, तो देयर विल बी स्ट्रेस जनरेटेड, और क्योंकि हीट की वजह से जनरेट हुई इसको मैं थर्मल स्ट्रेस था ये कहानी। तो स्ट्रेस से पहले तो स्ट्रेन ही पढ़ेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि यंग मॉडल्स इनको जोड़ेगा। यंग मॉडल्स आपका क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। वॉल्यूम के टर्म में होता है, अभी तक हमने लेंथ में स्ट्रेन निकाली, वॉल्यूम के टर्म में होता है हम लिखते हैं चेंजिंग वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। बट एनीवे अभी तो लेंथ की बात कर रहे हैं, 1D ही मान के चल रहे हैं रॉड को। तो थर्मल स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल बाई एल, और अभी थोड़ी देर पहले देखो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में मैंने आपको ग्रीन बोर्ड पे भी और स्लाइड में दोनों में दिखाए थे। तो दैट फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विल बी अल्फा डेल्टा थीटा, और इसका 1D ही हम मान रहे हैं, रॉड को जनरली 1D ही मानते हैं, उसकी जो विड्थ है या थिकनेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो थर्मल स्ट्रेन हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन चेंजिंग टेम्परेचर इज अल्फा डेल्टा थीटा। ये तो आ गया आपका स्ट्रेन which is changing dimension by order dimension। अब हम आते हैं स्ट्रेस की तरफ, तो स्ट्रेस क्या बन जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन बनेगा तो ये आता है ये लिखिए, तो थर्मल स्ट्रेस विल बी गामा टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन, यानी ऊपर वाले टर्म को आपने गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही कर दिया तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यदि हमें इस
इसकी ये मजबूरी की फैल नहीं सका, उसके चलते इसमें फोर्स जनरेट हुआ है, टेंशन जनरेट हुआ, तो हम निकाल सकते हैं फोर्स या टेंशन निकालेंगे एरिया को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया को उससे जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका भी रास्ता है, ये देखिए या तो टेंशन इन द रॉड विल बी गामा यंग मॉडुलस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये माना है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेंपरेचर, और यहां पर ये मैं पहले बता चुका, ये जो y जैसा सिंबल है इट इज यंग मॉडुलस जो कि रॉड के मटेरियल पर डिपेंड है। तो उम्मीद है आप सभी को स्लाइड बहुत क्लियरली दिख रही होंगी और आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इन सब स्लाइड को बनाना और उसको टेक्निकली करेक्ट करने में बहुत एफर्ट लगते हैं, अदरवाइज इस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी आपने देखा होगा बहुत ही कम स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो जनरली का फिगर बना के हाथ से लिखना चालू कर देते हैं, जबकि हम लोग वैसा नहीं करते। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इन पर बेस्ड, थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड। ये तो बहुत समय पहले आईटी में आया हुआ था, क्वेश्चन को आप पढ़ लें। The coefficient of linear expansion of brass and steels are alpha 1 and alpha 2 respectively. तो ब्रास का हमने अल्फा 1 मान लिया और स्टील का कोएफिशिएंट हमने अल्फा 2 मान लिया, तो इसका हमने मान लिया अल्फा 1 और स्टील का हो गया अल्फा 2। फिर इनकी लेंथ भी जिस ऑर्डर में, तो ब्रास की लेंथ L1 हुई है और स्टील की लेंथ L2 हुई, वही 0 डिग्री पर। ठीक, तो 0 डिग्री पर भी उनकी डिफरेंशियल लेंथ निकालते तो ये आता, पर उसने कहा कि भाई सारे टेम्परेचर पर उनकी जो लेंथ है वो सेम रही। इसका मतलब वो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि L2 लेंथ एट T टेम्परेचर, कोई नया टेम्परेचर T मान लिया हमने जहां पर कि हमने इसको हीट अप किया है, माइनस ब्रास की रॉड की लेंथ एट न्यू हीटेड टेम्परेचर T, ये आपका 0 डिग्री वाली लेंथ के ही इक्वल है ना। तो 0 डिग्री लेंथ पर जो उनका डिफरेंस था दोनों रॉड का, किसका, ब्रास और स्टील का, वो ही एट एनी टेम्परेचर T पर भी बना रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लें, सॉल्यूशन तो कोई दम है ही नहीं, और तो ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि 0 डिग्री पर जो उनकी लेंथ का डिफरेंस था वो ही किसी भी नए टेम्परेचर पर भी कोई डिफरेंस बना रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। बस सॉल्यूशन तो ये हुआ, तो क्वेश्चन ही समझाया था, सॉल्यूशन तो आपको समझ लीजिए। तो 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई में से कौन सा रिलेशन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये भी आपको बात बताई गई है कि 0 डिग्री पर जो लेंथ का डिफरेंस था वो भी किसी नए टेम्परेचर पर उनकी लेंथ का डिफरेंस है। ठीक, अब फॉर्मूला लिख देंगे, ये देखिए, क्योंकि L2T कैसे लिखा जाएगा, L2T की वैल्यू यानी कि नया लेंथ इक्वल टू ओल्ड लेंथ 1 प्लस, और 2 वाले के लिए कोएफिशिएंट कितना लिया है, अल्फा 2, और ये डेल्टा टी, इस तरह से लिखिएगा वहां पर। तो L2T के लिए ये एक्सप्रेशन लिखिए, ऐसे L1T के लिए भी ये एक्सप्रेशन लिखिए। अब डेल्टा टी तो उनका सेम है, तो डेल्टा टी तो क्या कट जाएगा, तो डेल्टा टी तो कट जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि भाई 0 डिग्री से शुरुआत की और नया टेम्परेचर कोई T है, तो इसको जरा समझिए आप। तो उसको आपके लिए भी छोड़ दें, हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए बहुत कम स्पेस होता है। तो क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर L2T विल बी रिटन एज L2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी। ठीक, तो उसको लिखने के बाद ये L2 L1 इधर की साइड के ओरिजिनल लेंथ को काट देंगे और ये बचेगा, उसमें टेम्परेचर का राइज साइन वो भी कट जाएगा, बस कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 4 इसका आंसर आएगा, ये लीजिए, ये 4 वाला इसका आंसर है, पर आंसर ही कट जाएगा, दोबारा लिखता हूं मैं, ये लीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आईटी में आया हुआ है और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है सबके मॉड्यूल में जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है उसकी लेंथ का, इट रिमेन सेम एट द ऑल टेम्परेचर, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ये तो बहुत आसान है, फिर भी करा देते। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी इसने किसकी बात करी है, अल्फा की बात की। लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा। और पूछ क्या है क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन आपका क्या होता है, गामा। तो गामा इज हाउ मच, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27, तो बस 1 2 3 4 यानी पीछे 27 आ जाएगा। तो 4 जीरो के बाद 1 27 दिखा दें, ये इसका आंसर है। किसी भी लेक्चर में हर किसी के करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ टफ भी डाले जाते हैं। चलिए तो हो गया। अब देखते हैं ये वाला, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। A rod is found to be 200 centimeter long at 40 degree centigrade and 200.24 centimeter at 100, है ना। तो शुरुआती लेंथ 40 डिग्री पर है और ये नई लेंथ कितने पर है, तो उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन चाहिए। पर दे रखी लंबाई है ना। तो क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए कि क्यूबिकल एक्सपेंशन पूछा है नहीं गामा पूछा है, बट रिलेशन लेंथ का दिया है, तो वहां तो अल्फा आएगा, तो दोनों को रिलेट कर लेगा और क्या, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये हमारा रिलेशन है ही सही, उसको अल्फा के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया है बस। तो अल्फा के टर्म में लेंथ के एक्सप्रेशन को लिख लिया है। ये नई लेंथ, ये L1 में ओल्ड लेंथ, T2 100, T1 आपका 40 डिग्री, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो अल्फा आ जाएगा। थोड़ा डिवीजन में मेहनत लगेगी, ठीक है जी। एक बार अल्फा आ गया तो फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन 3 टाइम्स ही तो करना है, तो ये तो अल्फा आ गया, तो बस 3 2 6 6 into 10 power minus 5। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 5-10 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं अगले शीट की तरफ जा रहा हूँ। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि किसी को देखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कई बार कट जाता है, तो ये L2 है और ये आपका L1 है, ठीक है, हटाया जा रहा है सब। एक इक्वेशन देखिए, what is the percentage change in length of 1 meter rod, iron rod, if the temperature changes by 100 degree centigrade? तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ चाहिए, तो क्या फॉर्मूला था, याद करिए। हमने शुरुआत में जो क्लाउड वाली कहानी बताई थी कि भाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये किससे बराबर था, अल्फा डेल्टा थीटा, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज चेंज कीजिए, ठीक। तो अल्फा तो दे ही रखा आपको 2 into 10 power minus 5, तो अल्फा लिए क्या लिखना है, 2 into 10 power minus 5। उसके बाद क्या करना है, डेल्टा थीटा, तो चेंज इन टेंपरेचर कितना देगा, 100, ठीक। और सॉल्व करिए इसको, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ चाहिए, तो बस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा गया, तो ये कितना रहा आपका 2 into 10 power minus 3, बट परसेंटेज निकालेंगे एक और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना रह जाएगा, तब 0.2, ये लिखिए 0.2%, यानी इसका जो ए आंसर आएगा ये वाला। तो ये सबका थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें मेन आपका क्या था कि आप इसको फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह सोचिएगा और एक आपके सारे परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले के बारे में देखिएगा। तो ये था आपका थर्मल एक्सपेंशन का लेक्चर और ये सब 12th लेवल के हिसाब से बनाए गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम निशान फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ।